हेलो फ्रेंड्स, विनायका हिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री या प्राचीन भारतीय इतिहास लेख के स्रोत क्या हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें विशेष करके हम लोग देखते हैं कि जो टाइम पीरियड कवर किया जाता है इस टॉपिक में, वो फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 300 सी तक का कवर करते हैं। और इस बीच में जो इतिहास है, उस इतिहास के लिखने के लिए कौन कौन से स्रोत का प्रयोग किया जाता है इतिहासकारों के द्वारा, उसके बारे में विशेष करके हम इसमें बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से इतिहास हमें मिलते हैं या किस तरह से हमें उन्हें लिखने या बताने की जरूरत पड़ती है। अगर हम लोग देखें तो दो तरह से हमें चीजें मिलती हैं जो इतिहास के बारे में बताती हैं। जैसे एक को कहते हैं हम लोग एम्बेडेड हिस्ट्री, या वैसे जो स्रोत मिलते हैं जो कि उतना क्लियर हमें चीजों को नहीं बताते। जो एम्बेडेड हिस्ट्री होता है उसमें आप देखेंगे उसको हिंदी में अंतर्निहित या छुपा हुआ कहते हैं। वहीं पे दूसरे तरह का एक देखेंगे तो वो एक्सटर्नलाइज्ड होता है, और वो एक्सटर्नल चीजें जो है वो ये होती है जिसमें हमें मुख्य रूप से दिखाई देता है, प्रकट हुआ दिखाई देता है, वो छुपा नहीं होता है बल्कि मूर्त रूप में होता है। हम यहाँ पे जो सोर्सेस है इतिहास लेखन के, उसके बारे में बात करेंगे। विशेष करके जो ऐसी स्रोत जो हमें हमारी हिस्ट्री को लिखने में मदद करती हैं। और जब इसकी बात करते हैं तो हमारे पास जितने भी चीजें प्राप्त हुई हैं जो हमारे पुराने समय के बारे में बताती हैं, और उनको जब हम एक जगह इकट्ठा करके उसे देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं या एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये स्रोत क्लियरली दो तरह के हैं। और वो दो तरह के कौन कौन से स्रोत हैं? पहला तो एक देखेंगे हम लोग कि पुरातत्व से संबंधित है, या जिसको कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं, हिंदी में इसे पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। और दूसरा जो स्रोत हमें प्राप्त होता है उसे लिटरेरी सोर्स या साहित्यिक स्रोत के रूप में देखते हैं। ये जो स्रोत हैं वो इनका जो नाम दिया गया है पुरातात्विक स्रोत या साहित्यिक स्रोत, ये इन चीजों के आधार पे इसको नाम दिया गया है। जितनी भी चीजें हमें लिखित रूप में मिली हुई हैं, लिखे हुए मिली हुई हैं, उसको हम लोग लिटरेरी सोर्सेस में रखते हैं। जबकि कोई ऐसी चीजें जो हमें इतिहास के बारे में बताती तो है लेकिन वो लिखी नहीं हुई है, तो हम उन सारी चीजों को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के कैटेगरी में रखते हैं। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी कई तरह के हैं, क्योंकि हमें जो चीजें मिली हैं वो एक जैसी नहीं है। उसमें कई सारे चीज देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में कौन कौन सी चीजों को हम लोग मुख्य रूप से रखते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि इंस्क्रिप्शंस जो हैं उनको रखा जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर, जिसको कि अभिलेख भी कहते हैं। दूसरा, क्वाइंस या सिक्के जो हैं वो हमारे इतिहास लेखन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं या बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए हमने क्वाइंस को भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में रखा है। तीसरे नंबर पे हम देख रहे हैं कि इसमें पेंटिंग्स की बात करते हैं, क्योंकि पेंटिंग्स भी हमें काफी इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। प्राचीन काल की अगर बात करते हैं हम लोग, जिसको कि चित्रकारी भी कहते हैं। उसके अलावा मूर्तिकला या स्कल्पचर जो है, इससे भी हमें प्राचीन काल के बारे में जानकारी मिलती है। फॉसिल्स या जीवाश्म जो होते हैं वो भी हमें प्राचीन काल के इतिहास के बारे में काफी कुछ बताते हैं। जैसे हम आगे बात करेंगे एक करके कि कैसे ये सारी चीजें हमें स्केलेटन्स हैं, कंकाल हैं, या एक और चीज इसमें आप जोड़ लें कि जो रिमेन्स हैं, जो बची हुई चीजें हैं, जिसको कि अवशेष भी कहते हैं हम लोग, अवशेष भी हमें काफी प्राचीन काल के इतिहास के बारे में बताते हैं। थोड़ा सा मैं जिक्र यहाँ पे आपको कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि किस तरह से पुरातात्विक स्रोत हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, उसकी बात करेंगे। लिटरेरी सोर्सेस जो हैं ये भी एक जैसे नहीं है। जब हम लोग लिटरेरी सोर्सेस को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद उनको अलग अलग करने की कोशिश करते, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये एक ही जैसे हैं, तो हमें पता चलता है
कि जो लिटरेरी सोर्सेस हैं वो भी एक तरह के नहीं हैं, क्योंकि उसमें से बहुत सारे जो हमारे पास जो लिखी हुई चीजें मिली हैं, साहित्यिक स्रोत जो मिले हैं, उसमें से तो कुछ ऐसे हैं जो भारतीय भाषाओं में लिखी हुई हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं कि वो भारत के लोगों के द्वारा लिखा गया होगा। दूसरे कुछ ऐसे भी चीजें मिली हैं हमें, लिटरेचर में मिला है जो कि विदेशी भाषाओं में लिखा हुआ है। इसीलिए हम साहित्यिक स्रोत को क्या करते हैं कि दो भागों में बांट देते हैं, उसको भी अपने पढ़ाई, अपने स्टडी के रूप को सरल बनाने के लिए। और वो दो कौन कौन से हो जाते हैं? विदेशी साहित्यिक स्रोत और भारतीय साहित्यिक स्रोत। अब भारतीय साहित्यिक स्रोत को देखेंगे तो वो भी एक जैसे नहीं है, उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ धार्मिक हैं, कुछ धार्मिक से हट के हैं। या जब विदेशी साहित्यिक स्रोत को भी जब आप देखेंगे तो वो साहित्यिक स्रोत जो है, विदेशी साहित्यिक स्रोत भी एक जैसे नहीं है, उसमें भी कुछ रोमन है, कुछ चाइनीज है। खैर इसकी बात करेंगे हम लोग आगे चल के, अरेबियन भी है। अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज बन जाता है तो, चूंकि जब हम प्राचीन काल के इतिहास के बारे में बात करते हैं, जब उस समय लिखने की कला चूंकि डेवलप नहीं हुई थी ज्यादा, तो ज्यादातर हमारा डिपेंडेंसी है वो कहां पे बढ़ जाती है? अभिलेखों के तरफ ही बढ़ जाती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि अभिलेखों के आधार पे इतिहास लिखने की शुरुआत भारत में की गई। अभिलेखों को अगर जब देखते हैं तो सबसे पहले जो अभिलेख मिलने शुरू हुए उसमें अशोक के अभिलेखों को हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो अभिलेख है हम लोग उसको दो तरह से मिलने शुरू हुए। अभिलेख जो है एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो अशोक के अभिलेख हैं वो सबसे पहले मिले, और उन अभिलेखों को भी हम चाहे तो कई कैटेगरी में रख के पढ़ने की कोशिश करते हैं। और जितने भी अभिलेख मिले हम उनको कह सकते हैं कि दो भागों में बांट के देख सकते हैं। एक उनको कहते हैं इंस्क्रिप्शंस को मेजर इंस्क्रिप्शन, और दूसरे को माइनर इंस्क्रिप्शन। दोनों में ही रख के पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहां पे हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें आपके सिलेबस को पे ज्यादा ध्यान देना है कि उसके हिसाब से जो वीडियो है वो बनाई जाए। इसीलिए जो अभिलेख है, इन अभिलेखों को जो कि अभी तक हमें प्राप्त हुए हैं, उसके अगर लिखने के आधार पे, उसके किस चीजों पे लिखा गया उसके आधार पे अगर बात किया जाए तो ज्यादातर अभिलेख जो है, इंस्क्रिप्शंस जो है, हमें तीन तरह के दिखाई देते हैं। एक जो है वो जिसको कि रॉक इंस्क्रिप्शंस कहते हैं या शिलालेख कहते हैं। वहीं पे दूसरे तरह का भी एक अभिलेख मिला है जिसको पिलर इंस्क्रिप्शंस के रूप में देखते हैं या स्तंभ लेख के रूप में देखते हैं। एक और भी तरह के अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है जो कि देखा गया है कि वो बाहर किसी चीजों पे नहीं लिखा गया है बल्कि अंदर गुफाओं के अंदर लिखा गया है, और इसीलिए उसको केव इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है या गुफा अभिलेख कहा जाता है। अब बात करें इंस्क्रिप्शंस की तो इंस्क्रिप्शंस हमें कैसे कहां कहां मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं और कैसे इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। तो आप देखेंगे कि भारत में सबसे पहले अशोक के समय के अभिलेख मिलता है, और अभिलेखों को पढ़ने का काम जो है, क्योंकि अभिलेख का मतलब है, लेख और अभिलेख में यही डिफरेंस है कि लेख वो होता है जिसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, पर अभिलेख का मतलब यह है कि जिसको हम आसानी से पढ़ नहीं सकते या आसानी से लिख नहीं सकते, इसीलिए हम उसको अभिलेख कहते हैं। और आप देखेंगे कि भारत में शुरुआत में तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जिसपे कि लिखा हुआ था और माना जाता था कि कहीं ना कहीं ये कुछ लिखा हुआ है, पर उसको हम क्योंकि पढ़ नहीं पाते थे, हमारे पास इतनी जानकारी नहीं थी कि ये लिखा हुआ क्या है, इसीलिए हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो है, उन्होंने सबसे पहले इन अभिलेखों को पढ़ने का काम किया। ऐसा नहीं है कि जेम्स प्रिंसेप के पहले किसी ने इस तरह के प्रयास नहीं किए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए, या हम कहें कि उन अभिलेखों को वो पढ़ नहीं पाए, इसीलिए हम उसका नाम यहां पे नहीं ले रहे हैं। लेकिन जेम्स प्रिंसेप वो पहले इंसान थे जिन्होंने इंस्क्रिप्शंस को, ये जो इंस्क्रिप्शंस थे मिले हुए हैं भारत में, उनको सफलतापूर्वक पढ़ने का काम किया। अब अगर हम लोग देखें कि जाहिर सी बात है कि वो इंस्क्रिप्शन है, वो अभिलेख है, वो किसी ना किसी भाषा में लिखी गई होगी। और उन भाषाओं की अगर बात करते हैं तो अशोक के, चूंकि हमारे पास ज्यादातर अभिलेख जो है वो किसके समय के मिले हैं, अभिलेख के अशोक के समय के मिले हैं,
इसीलिए अगर अशोक के अभिलेखों को हम देखते हैं तो ये जो अशोक के अभिलेख हैं वो अभिलेख 3 भाषाओं में लिखे हुए हमें प्राप्त होते हैं। इसमें से एक भाषा जो है जिसको हम ब्राह्मी लिपि कहते हैं, दूसरा जो अभिलेख के जो लिपि है, यहाँ पे ये जो लिपि है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, दूसरी जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखी गई है और तीसरी एक और लिपि है जिसको कि अरामाइक लिपि कहा जाता है। ज्यादातर ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में इन अभिलेखों को लिखा गया है और भारत में जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं मोस्टली वो ब्राह्मी या खरोष्टी में ही प्राप्त हुए हैं। एकाध जो अभिलेख है वो अरामाइक में मिले हैं और विशेष करके वही अभिलेख अरामाइक से मिले हैं जो भारत के बाहर के हैं, जैसे कि कुछ अफगानिस्तान वगैरह के क्षेत्र में जो मिला है वही अरामाइक भाषाओं में लिखे गए हैं। अब ये प्रश्न उठता है सबसे पहले कि ये अभिलेख लिखे ही क्यों जाते थे। तो इस स्थिति को जानने के लिए हम देखते हैं कि जो ये अभिलेख हैं वो क्यों लिखे जाते हैं। तो हमें पता चलता है कि कई सारे इस तरह के चीजें होती थी उस समय में, प्राचीन काल में, जब इन अभिलेखों को लिखने की जरूरत पड़ती थी। जैसे अगर कभी कोई राजा या कोई बड़ा अधिकारी जो है किसी को लैंड ग्रांट देता था या भूमि अनुदान देता था तो उस भूमि अनुदान के देने के समय भी कई बार इन इंस्क्रिप्शंस को लिखा जाता था या अभिलेखों को लिखा जाता था। और इनको लिखने के बाद आप देखेंगे कि भूमि अनुदान में कई बार जो है वो राजा, मंत्री, विशेष व्यक्ति, ये सारे लोग उस समय मौजूद होते थे जब इंस्क्रिप्शंस लिखा जाता था। तो इसीलिए ये जो इंस्क्रिप्शंस होते थे या ये जो अभिलेख हैं, इन अभिलेखों से हमें कई तरह की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे आप देखेंगे कि जो ये अभिलेख है उन अभिलेखों को अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो जब कभी भी ये अभिलेख दिए जाते थे, तो इन अभिलेखों को आप देखेंगे कि कभी ना उनको लिखे जाने के समय में कई सारी चीजों को ध्यान रखा जाता था। जैसे आज भी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जब कभी भी नया बिल्डिंग बनता है, नया पुल बनता है या कोई भी चीज बनाया जाता है तो वहां पे भी पत्थर पे लिखे हुए कई सारी चीजें दी जाती है जिसमें पता चलता है कौन से मंत्री साहब ने इसका उद्घाटन किया, कौन कौन से बड़े लोग वहां पे मौजूद थे। उसी तरह जब इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे प्राचीन काल में तो वहां पे भी इस तरह की कई चीजों को ध्यान में रखा जाता था। जैसे कि जो राजा होता था कि राज्य का अगर इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो उस इंस्क्रिप्शन से अभिलेखों से जो जानकारी की बात करते हैं हम लोग तो उसमें एक सबसे पहला जो जानकारी प्राप्त होता है वो ये है कि साम्राज्य का विस्तार कहां कहां तक था। जैसे कोई भी राजा उस समय इंस्क्रिप्शंस क्यों लिखवाता था, कई बार ये माना गया है कि जो अशोक का अभिलेख मिला है या दूसरे भी लोग लिखवाते थे तो उसमें क्या होता था कि वो अपने राज्य के एरिया को डिफाइन करने की कोशिश करते थे, उसको बताने की कोशिश करते थे कि यहां तक हमारे राज्य का विस्तार है। और दूसरा जो जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है वो है व्यापार मार्ग की जानकारी। कई बार जो शासक वर्ग के लोग होते थे वो अपने व्यापारिक मार्गों को बताने के लिए भी अभिलेख को लिखवाते थे और उन मार्गों में अभिलेखों को लगाया जाता था जिससे कि पता चले लोगों को कि उस साम्राज्य के जो व्यापारी हैं वो उसके थ्रू जाते हैं व्यापार करने के लिए और उससे हमें ये भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब व्यापार के बाद अगर तीसरी जानकारी की बात करें कि भाई क्या क्या जानकारी मिलती है तो कई बार हमें अभिलेखों से उस समय के सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है, क्योंकि कई सारे अभिलेखों में उस समय के तत्कालिक जो सोसाइटी थी उस सोसाइटी के बारे में भी लिखा गया है और उसके बारे में बताया गया है। चौथा या पांचवा आगे का जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि कई बार इन अभिलेखों में लोगों के धर्म के बारे में भी बताया गया है। ज्यादातर जो अभिलेख देखेंगे आप जिसमें धर्म के बारे में बताया गया है उसमें जो शासक वर्ग के लोग होते थे, जो राजा होता था, उसका जो धर्म होता था उसके बारे में वो इंस्क्रिप्शंस लिखवा के लोगों को के लिए रखते थे और बताते थे। और कई बार ऐसा भी होता था कि जो ही धर्म राजा का होता था वही धर्म उसके प्रजा का भी ऑलरेडी हो जाता था, क्योंकि राजा जो है वो अपने प्रजा को अपने धर्म को मानने के लिए कई बार मजबूर भी करते थे। और
इसी कारण से लोग जो है वो राजा के धर्म को एक्सेप्ट कर लेते थे ताकि उनको आगे कोई दिक्कत कम से कम राज्य के द्वारा ना उत्पन्न किया जाए। धर्म के साथ साथ राज्य की भी जानकारी मिलती है। वो जो राजा होते थे वो अपने राज्य के बारे में भी जानकारी देते थे, लिखवाते थे कि उनका राज्य जो है वो किस तरह का है और कहां कहां तक उनका राज्य फैला हुआ है, या उस राज्य में किस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन और कौन कौन से अधिकारी होते थे, उन सारे बारे में भी वो जानकारी कई बार अपने अभिलेखों में देते थे। ये तो हुआ अभिलेखों से मिलने वाली जानकारी। उसी का एक दूसरा जो हिस्सा है हम लोग देखते हैं जो कि भूमि अनुदान का है, और इसके बारे में भी हमें काफी जानकारी मिली है। तो अगर हम लोग भूमि अनुदान की बात करें तो भूमि अनुदान से भी कई तरह की जानकारी हमें प्राप्त होती है, कई तरह की जानकारी हमें मिल जाती है। जैसे कि जो वो भूमि अनुदान दिया जाता था तो उस भूमि अनुदान के समय वो भूमि अनुदान किस धर्म के संबंधित जो मंदिर है उसको दिया गया है, इसके बारे में भी उस भूमि अनुदान में लिखा जाता था। इसीलिए उस धर्म की जानकारी हमें आसानी से वहां से प्राप्त हो जाती है। दूसरा आप देखेंगे कि जब ये भूमि अनुदान के लिए जो अभिलेख लिखे जाते थे उसमें एक ये भी चीज लिखा जाता था कि ये भूमि अनुदान जो है वो किस व्यक्ति विशेष ने दिया था, यानी इससे डोनर के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। जो दाता होता है उस दाता के बारे में जानकारी प्राप्त हमें हो जाती है। अब उस दाता ने किसी न किसी व्यक्ति को तो ये भूमि अनुदान में दिया होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका भी नाम यहाँ पे मिलना लाजमी है और वो मिलता भी है। तो इसीलिए जो तीसरी जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है जिसको कि डोनी या आप कह सकते हैं ग्रहिता के बारे में जानकारी मिलती है कि कौन वो व्यक्ति था जिसे ये भूमि अनुदान में दी गई थी। अब जब भूमि अनुदान दी जाती थी या भूमि अनुदान के समय जो वो अभिलेख लिखवाए जाते थे तो उस समय कई तरह के लोग वहां पे ऑफिशियल्स जो होते थे या अधिकारी जो होते थे वो मौजूद होते थे, और कई बार उन ऑफिशियल्स या अधिकारियों के नाम भी वहां पे लिखे जाते थे कि जब ये भूमि अनुदान दिया गया तो उस भूमि अनुदान के देने के समय में कौन कौन से बड़े लोग इस समय मौजूद थे, वो एक तरह से गवाह के रूप में देखे जा सकते हैं। उसके अलावा जब ये भूमि दी जाती थी तो उसका एक और क्या उपाय होता था कि आपको पता है कि जब भूमि दी जाती है तो हो सकता है कि जो वो भूमि उसको दी जा रही है उस भूमि को सामने वाला जिसको जो 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 डोनी है, विशेष करके डोनी उसको किसी भी तरह से कर सकता है। इसीलिए एक बड़ा ही स्पष्ट रूप से उस जमीन का या उस भूमि का लेखा जोखा दिया जाता था, जिसको हम कह सकते हैं कि इस भूमि की चौहद्दी को बताई जाती थी कि इसके आप देखेंगे कि ईस्ट में कौन किसका जमीन है, वेस्ट में किसका लैंड है, या इसके नॉर्थ में किसका लैंड है, इसके साउथ में किसका है। तो जो जमीन दिया जाता था उस जमीन के चारों तरफ नॉर्थ साउथ ईस्ट या पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ही तरफ किस व्यक्ति का जमीन है, भूमि है, उसके बारे में भी जानकारी हमें यहां पे देखने को मिलती है। अब ये जो भूमि अनुदान दिया जाता था वो किसी ना किसी अवसर पे ही दिया जाता होगा, कोई ना कोई ओकेजन ऐसा रहता होगा जब वो लोग जो है भूमि अनुदान देते होंगे। तो इसीलिए भूमि अनुदान में हमें कई बार अवसर के बारे में भी लिखा हुआ मिलता है कि किस अवसर पे ये भूमि अनुदान दिया गया या ये अभिलेख जो है वो लिखवाया गया, और उसके उद्देश्य से एक जो आखिरी जानकारी उससे मिलती है हमें वो है उसके उद्देश्य का कि किस तरह से उसका उद्देश्य होता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक एग्जाम्पल हमें इस तरह का मिलता है नेपाल से। जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने सोचा कि क्यों नहीं जो बुद्ध की जन्म स्थली है उसको देखा जाए, और इसी कड़ी में जो अशोक है वो बुद्ध का जन्म स्थल जो कि एक गांव है लुम्बिनी नेपाल में, वहां जाता है। और वहां पे जाने के बाद अशोक ने एक वहां भी इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखवाया जो कि वहां नेपाल जाने के एवज में था। जब ये
इंस्क्रिप्शन या जब ये अभिलेख लिखा जा रहा था, उसमें अशोक ने इस बात का जिक्र कई बार किया है कि वहां के जो लोग थे लुम्बिनी का, क्योंकि अशोक की जो एक धार्मिक आस्था थी वो बुद्ध से मिली हुई, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी। इसीलिए चूंकि ये जो जगह था वो जगह बुद्ध के जन्म से संबंधित था, इसीलिए अशोक ने वहां के लोगों को, उस पूरे गांव को एक तरह से टैक्स फ्री कर दिया और कहा कि क्योंकि आप वहां पे जन्म लिए, वहां पे रहते हैं जहां पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है, इसीलिए आज से आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह का एग्जाम्पल हमें एक दिखाई देता है अशोक का नेपाल में। ठीक है, अब ये देखिए कि कई तरह के जो वो अभिलेख होते थे या वो लिखे जाते थे। भूमि अनुदान का अभिलेख जो है वो जब किसी राजा, मंत्री या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जब दिया जाता था, तो वहां पे भी जमीन जो दान में दिया जाता था, तो वहां पे भी एक तरह से भूमि अनुदान देने के बदले में अभिलेख लिखा जाता था। या अभिलेख कई चीजों पे लिखे जाते थे, जैसे हमारे पास कई तरह के एग्जाम्पल मिलते हैं। ये कई बार ब्रोंज या ताम्र पत्रों पे लिखा जाता था, कई बार ये ताड़ के पत्तों पे भी लिखे हुए मिले हैं। या आप देखेंगे कि इनको अगर कोई जमीन मंदिर को दिया जाता था उस टाइम में, तो उस मंदिर के दीवारों पे भी कई बार अभिलेख लिखा हुआ हमें प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं कि आगे जो है एक प्रशस्ति अभिलेख को देखने को मिलता है। प्रशस्ति अभिलेख की बात करें तो ये एक ऐसा अभिलेख है जिसे किसी राजा विशेष के गुणगान के लिए लिखा जाता था, या कहें कि इसमें राजा के गुणगान ज्यादा शामिल होते थे। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो प्रशस्ति अभिलेख है वो ज्यादातर राजा के द्वारा या शासक वर्ग के द्वारा ही लिखवाया जाता था। उसके बाद एक और अभिलेखों के प्रकार में आप देखें तो निजी अभिलेख आता है, या छोटे छोटे स्तर पे लिखा जाता था, या ये छोटे स्तर का अभिलेख है। और इसमें आप देखेंगे कि जब किसी समुदाय विशेष के द्वारा या कोई वस्तु या भूमि किसी दूसरे रूप में अनुदान के रूप में दिया जाता था किसी व्यक्ति को, तब वहां उनके नाम से भी एक अभिलेख लिखा जाता था, जिसे हम निजी अभिलेख के रूप में देखते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो इंस्क्रिप्शंस है या अभिलेख है, वो अभिलेख हमें कई तरह के मिलते हैं, कई तरह की जानकारी देते हैं, कई तरह की चीजों पे ये लिखे जाते हैं, और उसको कई लिपियों में भी लिखा हुआ हमें प्राप्त हुआ है। अब आगे जो हमारा जो पुरातात्विक स्रोत है या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है क्वाइंस या सिक्के। क्वाइंस और सिक्के, चूंकि ये वीडियो बड़ा हो रहा है इसीलिए हम क्वाइंस और सिक्कों के बारे में, हमारा जो दूसरा इसका पार्ट आएगा उस पार्ट में क्वाइंस या बाकी के जो पेंटिंग्स, स्कल्पचर, फॉसिल्स, स्केलेटन्स एंड जो रिमेन्स हैं उनके बारे में जानकारी हम आपको डिटेल में दूसरे वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।